नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, जहां से CGVAPM, CGPSC, इसके अलावा बहुत सारे एग्जामों में से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आखिर क्यों आई, कैसे आई और इनका विस्तार कैसे कैसे हुआ, किनको हम यूरोपीय कंपनियां कहेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है कि वास्तव में यूरोपीय कंपनियां किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय कंपनी कहने का मतलब है कि यूरोप के वे देश जो भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उनको हम जनरली यूरोपीय कंपनियों के नाम से जानते हैं। जहां पर सबसे पहले जो कंपनी आई उसे हम कहते हैं पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी। एक अन्य कंपनियों का नाम भी हमको मिलता है जिसे स्वीडिश कंपनी कहते हैं। ये कहीं कहीं किसी किसी बुक में मिल जाता है। ठीक, तो इन कंपनियों को ही हम यूरोपीय कंपनियों के नाम से जानते हैं। ठीक, पहली चीज ये होती है कि आखिर ये कंपनी भारत क्यों आई। पहला चीज ये होता है कि आखिर इनके भारत आने का उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य तो था कि व्यापारिक उद्देश्य थे। तो व्यापारिक उद्देश्य था, ऐसा नहीं है कि यूरोप का जो व्यापार है वो भारत के साथ ना होता रहा हो। भारत के साथ यूरोपीय देशों के व्यापार हो रहे थे, लेकिन हुआ ये कि 1453 में यूरोप की जो पूर्वी यूरोप की राजधानी थी, जहां पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, कुस्तुनतुनिया, जिसे वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, यहां पर इस्लामिक लोगों का शासन हो गया। और इस वजह से कुस्तुनतुनिया, जो कि यूरोप के देशों को भारत से जो जोड़ा करने वाली मार्ग था, स्थलीय मार्ग, तो कुस्तुनतुनिया यहाँ बीच में पड़ा करता था। तो बीच में जब था तो इसको क्या कर दिया गया कि जब इस पर इस्लामिक लोगों की शासन हो गया तो इसको यहाँ से व्यापारिक करना बंद कर दिया गया। और इस वजह से यूरोप के लोगों को एक नए मार्ग की आवश्यकता पड़ी और इसी क्रम में उन्होंने स्थलीय मार्ग की बजाय अब जलीय मार्ग से व्यापार करने का सोचा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूरोपीय देश जो थे वो जलीय मार्ग के थ्रू भारत की ओर या पूर्वी देशों की ओर आने की कोशिश करने लगे और इसी वजह से वह भारत भी आई। तो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति थी। दूसरा ये था कि जब 1453 में यहाँ पर क्या हो गया, इस्लामिक लोगों का शासन हो गया, तुर्कियों का शासन हो गया, तो नए मार्गों की खोज को प्रोत्साहन देने लगा, मिलने लगा। और चूंकि इस काल में ही यूरोप में पुनर्जागरण का कार्य चल रहा था, तो पुनर्जागरण के काल के कारण से कई शासकों ने इसे प्रमोट भी किया। और इसमें सबसे पहले जो पुर्तगाल थे और स्पेन, ये दो ऐसे देश थे जहां पर नए मार्गों की खोज को प्रोत्साहन मिला। तो एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर, जो कि पुर्तगाल से थे। इन्होंने नए मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया और इन नए मार्गों की खोज के कारण ही यह स्थलीय मार्ग जब अवरुद्ध हो गया तो इसने क्या किया कि नए मार्गों की खोज, जलीय मार्ग की खोज करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहन दिया। और इसी क्रम में सबसे पहले जब जलीय मार्ग की खोज की गई तो बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक व्यक्ति हुआ, जो 1488 में क्या हुआ, 1488 में यह पुर्तगाल से निकला। और पुर्तगाल से निकलने के बाद इसने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, जिसे कहा जाता है उत्मांसा अंतरीप, इसकी क्या कर दी, खोज की। तो यहां तक मतलब पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप, उत्मांसा अंतरीप
तक की जो रास्ता की खोज जिसने की उसने किया था बार्थोलोम्यू डियाज। जब बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा तो नए जो नाविक थे उनको भी मार्ग खोजने की उत्सुकता हुई, और इसी क्रम में फिर दूसरा जो नाविक हुआ वो था कोलंबस, और यह भारत की खोज के लिए निकला था। हालांकि यह केप ऑफ गुड होप की ओर ना आकर के ये कहां चला गया, अमेरिका की ओर मुड़ गया, और इसलिए हम कहते हैं कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। ठीक, और इसके बाद एक नाविक जिससे हम लोग शायद परिचित ही होंगे, वास्को डी गामा नाम का एक नाविक था, या वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाली नाविक था, जो 1498 में क्या हुआ, इसने केप ऑफ गुड होप जो था बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था, उस रास्ते के आगे बढ़कर ये कहां पहुंचा, भारत पहुंचा। तो इस प्रकार से सबसे पहली कंपनी जो भारत आई वो बनी पुर्तगाली कंपनी। तो अब हमको पुर्तगाली कंपनी के बारे में ही पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आया पुर्तगाली कंपनी, तो पुर्तगाली कंपनी कहा जाता है जो वास्को डी गामा था उनके साथ जो कंपनी आई उसको पुर्तगाली कंपनी कहते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा, ये मई 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा, और भारत पहुंचने के बाद इसने भारत में व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत सारी चीजें की। इसके अलावा वास्को डी गामा जब पहली बार आया तो यह मई 1498 से 3 माह तक भारत में रहा था। उसके बाद यह लौट गया, और जब यह भारत से लौटा तो अपने साथ ये मसाला ले गया, और इस मसाले को उसने 60 गुना अधिक दाम पर अपने देश में बेचा। ठीक, वापस जब गया तो हालांकि जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया तो वह कालीकट जो था बंदरगाह वहां पर उतरा, और इस कालीकट तक पहुंचने के लिए अब्दुल मजीद नामक पथ प्रदर्शक जो था इसने इसकी सहायता की। ये जो अब्दुल मजीद था ये गुजराती युवक था जिसने वास्को डी गामा को क्या किया, कालीकट तक पहुंचने में मदद की। और जब वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो कालीकट में जो शासक थे उनकी उपाधि हुआ करती थी जमोरी। तो जमोरी नाम की जो उपाधि थी उस राजा ने वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। कहां पर, कालीकट या केरल में। इसके अलावा याद रखेंगे कि जब पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा वो जब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा व्यापार करने के उद्देश्य से, तो अरबी व्यापारी जो पहले से ही कहां पर थे, केरल या कालीकट में थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक, इसके बाद जब यह वापस चला गया वास्को डी गामा और 60 गुना अधिक दामों पर वहां इसने क्या बेचा, मसाला बेचा, तो वहां से अन्य जो लोग थे उनको भी व्यापार करने की इच्छा हुई, और इसी क्रम में 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैबाल नाम का एक व्यक्ति था जो भारत में व्यापार करने के लिए अपने साथ 2 जहाजी भेड़ों को लेकर के आया। था। इसके बारे में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा 1502 में क्या था, वास्को डी गामा जो था वो पुनः क्या हुआ, भारत में आया, और भारत में जब ये आया तो अपने साथ ये लाया था एस्तादो द इंडिया कंपनी, इसको कहा जाता है एस्तादो द इंडिया कंपनी इसने लाया। अब जब ये कंपनी लेकर के कहा आया, भारत में जब ये कंपनी आई तो अब इनको व्यापार करने के लिए कुछ जगह या स्थान चाहिए होंगे, तो जो इसने जगह या स्थान जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री, तो सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने 1503 में
कोचीन में बनाई, जिसे पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, ये फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहां पर चीजें बनाई जाती है, यहां चीजें बनाई नहीं जाती है। फैक्ट्री का मतलब है कि जहां पर जो पुर्तगाल के लोग होते थे, जहां पुर्तगाली जो कंपनी आती थी, वहां पर जो अपने साथ व्यापारिक चीजें लेकर आई थी, उनको वहां पर क्या करती थी, रखती थी। मतलब ये एक तरह का गोदाम था, समझ लीजिए, जहां पर चीजें बनी हुई होती थी उनको वहां पर रखा जाता था और वहां से फिर उसको क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ठीक, फैक्ट्री का मतलब ये होता है यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने 1505 में कुन्नूर में अपनी क्या बनाई, दूसरी व्यापारी फैक्ट्री का निर्माण किया। ठीक, अब देखिए, जैसे ही फैक्ट्री बनी तो इस फैक्ट्री को चलाने के लिए हमको अधिकारी चाहिए होंगे, कर्मचारी चाहिए होंगे। तो इन्हीं अधिकारी या कर्मचारी की तर्ज पर हमारे पुर्तगाली गवर्नर आए। तो इनमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण गवर्नर है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गवर्नर जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, इसको प्रथम, ये तो पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसको एस्टेब्लिश की। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति जिसको कहा जाता है। ठीक, इस ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि हिंद महासागर में महासागर में क्या होते थे कि जितने भी जहाज वगैरह होते थे जिनको व्यापार करना होता था, उनके लिए इन्होंने हिंद महासागर पर क्या कर लिया, अधिकार किया और वहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी की तरह मतलब नीति लागू की, जिसे शांत जल की नीति या नीले जल की नीति भी कहा जाता है। हिंद महासागर में यदि किसी को व्यापार करना है तो नौसैनिक शक्ति के रूप में इनको क्या करना पड़ता था, शांत जल की नीति का पालन करना पड़ता था। बाद में 1509 में इन्होंने दीव का युद्ध हुआ और इस दीव के युद्ध में इन्होंने महमूद बेगड़ा, तुर्की और मिस्र के संयुक्त सेना को क्या किया था, पराजित किया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में याद रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू किया। ठीक, और 1509 में दीव के युद्ध में महमूद बेगड़ा, तुर्की और मिस्र की संयुक्त सेना को क्या किया था, इसने पराजित किया था। इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, इसका कार्यकाल जो था 1509 से लेकर के 1515 तक था। ठीक, इसने सर्वप्रथम जब ये आया तो इसका सबसे पहला काम जो था वो था 1510 में इसने क्या किया, बीजापुर के शासक जो थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को क्या कर लिया, इसने जीत लिया। अभी तक की जो राजधानी चल रही है वो कोचीन ही है। 1510 में बीजापुर के शासक से क्या कर लिया, गोवा को जीत लिया। ठीक, 1511 में इसने क्या किया, मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में इसने हारमुज को जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा इसने भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को विवाह करने की नीति प्रदान की। इसने कहा कि यदि भारतीयों पुर्तगालियों को भारत में अपना जनसंख्या बढ़ाना है तो उन्हें भारतीय स्त्रियों से क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। इसलिए इन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति को बल दिया। इसके अलावा इनके एक अच्छे कामों में याद रखा जाएगा कि इन्होंने गोवा में जो था सती प्रथा का क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया, या सती प्रथा का इन्होंने वहां पर बंद किया। और इन्हीं सब कारणों के कारण से इन्हें वास्तविक संस्थापक, मतलब पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक यदि किसे कहा जाता है तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद आए नीनो डी कुन्हा। ठीक, नीनो डी कुन्हा के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने राजधानी जो है, पहले कोचीन थी उसको गोवा को अब राजधानी बना दी 1930 में। ठीक, तो इनके बारे में इतना ही याद रखना है। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, कोचीन से राजधानी कहां ट्रांसफर की, गोवा में कब की, सॉरी ये 1530
1930 में ट्रांसफर की थी। ठीक, अब पुर्तगालियों के बारे में ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा पुर्तगालियों की और प्रमुख क्या क्या चीजें थी, तो प्रमुख बातों में यदि बात की जाए पुर्तगालियों की, तो सबसे पहला जो है वो है कार्टेज आमेडा काफिला पद्धति। कार्टेज का मतलब है परमिट, ठीक, आमेडा का मतलब है आर्म फोर्स, और काफिला का मतलब है व्यापार से। ठीक, तो कार्टेज आमेडा काफिला पद्धति इन्होंने क्या की, स्टार्ट की, और ये वही परमिट है जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी था उसी तरीके से कार्टेज जो था वो परमिट लेना पड़ता था हिंद महासागर के देशों में, या हिंद महासागर के एशियाई देशों में जितने भी देश थे उनसे व्यापार करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अकबर भी वह शासक था जिसने क्या किया था, कार्टेज लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों से कार्टेज किस शासक ने लिया था, तो अकबर ने क्या किया था, कार्टेज लिया था। ठीक, इसके अलावा जब पुर्तगाली यहाँ आए उन्होंने तंबाकू को यहाँ लाया, ठीक, लाल मिर्च और आलू जैसे फसल किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन है जिन्होंने तंबाकू, लाल मिर्च और आलू लेकर के कहा है, भारत है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई, और इसी क्रम में 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने खोला था। इसके अलावा गोथिक कला या गोथिक आर्किटेक्चर जो होता है, गोथिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि बड़े बड़े में जो मीनार होते हैं उनकी सहायता से चीजों को कवर करने की जो टेक्निक होती है या जो कला होती है वो गोथिक कला होती है। इसलिए आप देखेंगे गोवा वाले बिल्डिंग अगर देखते हैं हम इमेज में, तो उनमें बड़ी बड़ी मीनारें जो है हमको दिखाई देती है, वो गोथिक कला का ही उदाहरण है। इसके अलावा इन्होंने जहाज बनाने उद्योग या जहाज बनाने की कला भारतीयों को प्रदान की। ठीक, लेकिन इन महत्वपूर्ण बातों के अलावा जब इतनी सारी इनकी महत्वपूर्ण बातें थी, तो हालांकि ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिर भी इनके पतन के बहुत कारण थे। जैसे पतन के कारण में सबसे पहला जो पतन का इनका कारण हुआ वो था धार्मिक असहिष्णुता। कि धार्मिक असहिष्णुता का मतलब यहाँ पर ये अपने धर्म को तो प्रियोरिटी देते थे जिसमें ईसाइयत थी, लेकिन भारतीय धर्म को क्या कर देते थे, नकार देते थे, उन्हें तुच्छ समझते थे। और यहाँ पर याद रखेंगे कि पहला जो पुर्तगाली पादरी था वो था जेवियर। ठीक, तो याद रखेंगे पहला पुर्तगाली जो पादरी था उसका नाम वो था जेवियर। ठीक, तो धार्मिक असहिष्णुता के कारण मतलब किसी के धर्म पर आक्षेप करने के कारण ही इनकी क्या की गई, नकारा गया, और नकारने की वजह से इनके प्रति क्या उग्र भावना लोगों में जागरूक हो गई। पहला कारण था उनके पतन का। दूसरा विभिन्न नीतियां, जैसे कार्टेज आमेडा काफिला पद्धति या ब्लू वाटर पॉलिसी हो गई या विवाह नीति जो थी, इसकी वजह से लोगों में गुस्सा हो गया। तीसरा लूटपाट, जो हुगली था यहां पर ये क्या करते थे, लूटपाट करते थे, जिसको बाद में ये लूटपाट का केंद्र बन गया था हुगली जो है पुर्तगालियों की। तो बाद में यहां पर शाहजहां ने इनको यहां से पराजित करके हुगली से भगाया था, इनको लूटपाट का केंद्र जो बना था उससे। इस वजह से पुर्तगाली यहां से क्या हो गए, बाहर चले गए। ठीक, और इनके पतन का प्रमुख कारण हुआ। हालांकि इनके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत पुर्तगाली ही आए और सबसे अंत में 1961 में, ठीक, गोवा, दमन दीव, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, इन सब को
भारत को देकर के 1961 में यहां से पुर्तगाली गए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले भारत आने वाली और सबसे अंत में भारत से जाने वाली कंपनी कौन सी थी? तो कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी। ठीक, आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि चीजें समझ में आई होंगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और धन्यवाद।